हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। 25/4/2025 का करंट अफेयर की ओर हम लोग चलते हैं। 1 से लेकर 10 तक बहुत ही ज़रूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। आप लोग देखते जाएं, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलेगी। बहुत ही अच्छी करंट अफेयर आप लोग के लिए चुन कर लाया गया है। यह करंट अफेयर आप लोग को डायरेक्ट एग्ज़ाम में लड़ेगी, इसका विश्वास मैं दिलाता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो खुद आप लोग को लगेगा कि हाँ, करंट अफेयर का ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। आप लोग को बहुत ही प्यारा लगेगा वीडियो और अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप लोग अपने दोस्तों यारों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 25 तारीख का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं। आप लोग सही ऑप्शन जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन टिक्का। तो ऑपरेशन टिक्का जो है ये भारत सरकार चला रही है उन चार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। 4 से 6 आतंकवादी हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए। वो लोग इतने हरामी हैं कि इतना बड़ा नरसंहार किए हैं, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को मारना ये बहुत ही बुज़दिली वाला काम है। और ये आतंकवादी अपने आप को दिखा दिए हैं कि वो कितने हद तक गिरे हुए हैं। बहुत ही शर्मसार करने वाली है। पूरी दुनिया इस घटना को लेके आक्रोशित है, सभी ने निंदा किया है। हम लोग भी, पूरा भारतवासी इस पे कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह की घटना ना हो इसके लिए भारत सरकार ने ठोस कदम उठाया है। आइए उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने 4 से 6 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 29 नागरिकों की मृत्यु हो गई। 29 नागरिक से ज़्यादा का मृत्यु हुआ है, 30 आंकड़ा इसका पहुंच गया है। लेकिन जब मैं करंट बना रहा था तो उस समय 29 ही था, लेकिन अब कई न्यूज पे मैं देख रहा हूं तो इसका आंकड़ा 30 पहुंच गया है। इसके बाद घुसपैठियों को रोकने के लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला ज़िले, जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन टिक्का शुरू किया है। बारामूला ज़िले में यह ऑपरेशन टिक्का शुरू किया है और पूरा जम्मू कश्मीर में यह ऑपरेशन चलेगा उन आतंकियों को पकड़ने के लिए कि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि जो पर्यटक है उनको नुकसान पहुंचाना भारत के छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करती है। इस तरह की घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी निंदा का विषय हो जाता है। तो भारत सरकार ने इसके लिए ठोस कदम उठाए और सभी आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत 2 आतंकवादियों को मार दिया है। दो कुत्ते को मार दिया गया है, जो कि बहुत बेरहमी से मारना चाहिए था। उन लोग को चौराहा पे खड़ा करके बुरी तरह से मारना चाहिए था, क्योंकि वो जो घटना घटित किए हैं वो बहुत ही निंदा का विषय है। उन लोगों को इस तरह का मौत देना चाहिए कि उन लोग को इस तरह का आतंकवादी हमला कभी करने से पहले सोचना पड़ जाए। 2 आतंकवादियों को मार गिराए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। यह मंगलवार को 22 अप्रैल को 2025 को हुआ था। बाइसरन मीडो, पहलगाम, अनंतनाग जिला, जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है, वहाँ पे ये घटना हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तान का एक बहुत ही हरामी टाइप का संगठन है, आतंकवादी संगठन है, कि एक गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। ये लोग अंग्रेजी नाम रख दिए हैं, लेकिन साले को अंग्रेजी का कुछ ये नहीं पता है। इस हमले का मास्टरमाइंड एलईटी का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद, नाम से ये साले हरामी दिख रहे हैं। इन लोगों को तो गाली देने का ही मन करता है, क्योंकि जिस तरह का ये घटना किए हैं तो ये गाली भी इन लोग के लिए कम है। गाली शब्द जो है ना, इन्हीं लोग के लिए बना है। तो ये कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद को बताया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची से लिया गया है? तो आप लोग को पता होगा कि यह अनुसूची 11 से लिया गया है। इसके बारे में अब देखते हैं डिटेल से। इस साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष 15वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, यह 15वां है। ऋग्वैदिक काल में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका मतलब 5 लोगों का समिति जिसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी होता है। यानी कि पंचायत नया शब्द या आधुनिक भारत का शब्द नहीं, यह प्राचीन भारत का ही शब्द है। यानी कि ऋग्वैदिक काल से ही यह चलते आ रहा है। पंचायतन शब्द से ही पंचायत का निर्माण हुआ है। तो पंचायतन ऋग्वेद काल में जो पंचायत लगता था उसको पंचायतन कहा जाता है। उसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते थे, यानी कि एक विचार करने वाले व्यक्ति होते थे, जैसे अभी सरपंच होते हैं उस तरह से उस समय होते थे। ऋग्वेद में सभा समिति और विदत जैसे स्थानीय शासन निकायों का उल्लेख है। जैसे अभी स्थानीय स्वशासन में है, पंचायत है, फिर बीच में आपका ब्लॉक आ जाता है, उसके बाद आ जाता है यानी ब्लॉक यानी कि समिति आ जाता है, उसके बाद नगर परिषद या जिला परिषद आता है। उस तरह से ऋग्वेदिक में भी होता था, सभा समिति और विदत होता था। 1870 में लॉर्ड मियो ने केंद्रीकरण नीति को लागू किया, जिसमें स्थानीय संस्थानों को शक्तियाँ दी। 1870 में जो लॉर्ड मेयो थे उस समय यहाँ के गवर्नर, तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन या संसाधन जो कहें, जैसे कि स्थानीय स्वशासन में हो गया कि छोटे तौर पे जो शासन चलता है यानी मुखिया प्रधान का जो होता है, उसके बारे में 1870 में केंद्रीकरण किया था। 1882 में रिपन ने निर्वाचित स्थानीय बोर्डों का ढांचा दिया। इसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। यानी कि 1882 में जो लॉर्ड रिपन जो निर्वाचित स्थानीय बोर्डों का ढांचा दिया, उसे मैग्ना कार्टा, भारत का स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। 1919 के मॉन्टगू चैमफोर्ड सुधार के स्थानीय सरकार को प्रांतों का सौंपा गया। 1919 में स्थानीय प्रांतों को सरकार को सौंपा गया। पंचायत के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। पंचायत में कुछ समितियां हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तातेवाला समिति, हनुमंत राव समिति, जीवी के राय समिति, एल.एम. सिंधवी समिति, गौडगिल समिति, ये सब हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण समितियां कुछ हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता हो गया, अशोक मेहता समिति, ये दोनों पंचायती राज के लिए ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए थे। संवैधानिक प्रावधान क्या है पंचायत के लिए, वो देखते हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायतों की बात नीति निर्देशक तत्व में की गई है। पंचायत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक किसी देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत जब तक डेवलप ना करे, तब तक किसी राज्य, किसी देश का विकास होना असंभव है। पंचायती राज पर महात्मा गांधी ने विशेष जोर दिया था। संविधान संशोधन 73वां जो हुआ था 1992 के तहत, तो उसमें पंचायती राज उसमें लाया गया। संविधान संशोधन 73वां 1992 में जो हुआ था उसमें पंचायती राज लाया गया। इस संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया, पहले भाग 8 ही था, तो इस संशोधन जो हुआ वो 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया। 243 ए बी सी डी करके 243 का ओ तक जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जब जुटा तो उसमें पंचायत को जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय रखा गया कि पंचायत ये 29 विषय पे काम करेगी। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम लाया गया, जिसमें ग्राम स्तर एक होता है, समिति स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पे होता है। त्रिस्तरीय पंचायती लाया गया। इसका कार्यकाल बोला गया कि 5 वर्ष रहेगा। जैसे कि मुखिया या प्रधान का जो चुनाव होता है उसका शपथ ग्रहण के बाद वो 5 साल तक अपने पद पे रहेंगे। SC ST और उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण भी दिया गया। जैसे कि इसमें भी आरक्षण रखा गया SC ST के लेके कि जिस पंचायत में SC ST आरक्षण रहेगा उसमें सिर्फ SC ST ही खड़े होंगे। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया है, यानी कि महिलाओं को 1/3 भाग आरक्षित किया गया। राज्य के OBC के लिए आरक्षण दे सकती है। राज्य जो है पंचायती राज चुनाव जो करवाती है वो
स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ओबीसी के लिए आरक्षण दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन अमूमन देता ही है। राज्य सरकार ही ये इलेक्शन करवाता है। पंचायती राज विषय का जो इतिहास है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया। यानी कि जो पंचायती राज हैं 2010 में मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया कि पंचायती राज दिवस होना चाहिए, और उसे 2011 में लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 10 में उन्होंने विचार किया कि इस तरह का पंचायती राज दिवस मनाया जाना चाहिए, और 2011 से मनाया जाने लगा। संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यह लागू हो गया था 1993 को, लेकिन जो दिवस है वो मनाया जाने लगा 2011 से। तो 2011 से लेकर अब तक मनाया गया। तो कितनावां मनाया गया? तो 15वां मनाया गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 है हमारा, येलो सी यानी कि पीला सागर, जिसे नॉर्थ सी भी कहा जाता है, किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और कोरिया प्रायद्वीप के बीच, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पीला सागर यानी येलो सी जो है वो चीन और कोरिया प्रायद्वीप के बीच स्थित है। हाल ही में चीन ने प्रोविजनल मैरीटाइम जोन PMZ में एक बड़ा स्टील रिंग स्थापित कर दिया, जिससे दक्षिण कोरिया के साथ तनाव उत्पन्न हो गया। चीन का तो तनाव उत्पन्न करना पुराना बीमारी है। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी हैं भारत के जो भारत को काफ़ी परेशान करते हैं। चीन भारत को ही नहीं और भी अपने पड़ोसी देशों को काफ़ी परेशान करते हैं, जैसे उससे परेशान है अभी दक्षिण कोरिया। देशों की समुद्री सीमा को बताने के लिए समुद्री क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। जो देश होता है, जैसे कि ये भारत देश है, भारत में ये साउथ का मैं शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ। तो ये समुद्री सीमा जो इसमें है, तो उसमें समुद्री सीमा का उपयोग जो है उसको बताने के लिए समुद्री सीमा रखा गया। इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS के तहत किया गया, जिसे 1982 में अपनाया गया। 1982 में UNCLOS ने एक कानून लाया जिसे समुद्री सीमा कानून कहा जाने लगा। समुद्री क्षेत्र के प्रकार किस तरह से होते हैं, आइए देखते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील यानी 22.2 किलोमीटर तक होता है। इसमें देश का पूरा नियंत्रण होता है। यानी कि ये जो देश है, मान लिया जाए ये देश भारत है और ये समुद्री सीमा है। ये समुद्री सीमा नहीं, समुद्र है, ये सब समुद्र है। तो 12 नॉटिकल होता है जो समुद्री क्षेत्र को नापते हैं, उसको नॉटिकल में नापते हैं। तो 12 नॉटिकल मील यानी कि करीब 22.2 किलोमीटर होता है। उसमें देश का पूरा नियंत्रण होता है। मान लिया जाए कि वो सीमा भारत का यहाँ हो रहा है, 22.2 किलोमीटर यहाँ हो रहा है, तो इतना क्षेत्र पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होगा। और 12 नॉटिकल मील से 2000 नॉटिकल मील तक इसमें देश का पूरा नियंत्रण नहीं होता है। मान लिया जाए कि यहाँ 200 मील है, तो इस क्षेत्र में पूरा नियंत्रण इस देश का नहीं होगा, यानी भारत का पूरा नियंत्रण यहाँ तक नहीं होगा। 12 नॉटिकल तक ही पूरा नियंत्रण होगा और 200 नॉटिकल मील जो है वहाँ तक पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ इतना दूर में अगर प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं और अवैध उपयोग से बचा सकते हैं। और उसका अवैध उपयोग अगर कोई कर रहा है, कोई कंट्री या कुछ घुसपैठी कर रहे हैं, तो उसको उससे बचा सकते हैं। यह अधिकार होता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS क्या है, जो उसके बारे में देखते हैं। UN के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इस संधि में जो है वो समुद्री सीमाओं के लेके, उसमें जो गतिविधियां होती है उसको लेके यह संधि रखा गया था। इसे समुद्री कानून संधि या लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी कहा जाता है। यह 16 नवंबर 1994 को बना, जिसमें 157 देशों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया था।
चीन ने दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो बोरोसोल जल क्षेत्र में फिलीपींस पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग कल ही देखे थे कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरोसोल जल क्षेत्र जो है उस पर बताया कि फिलिस्तीन घुसपैठ कर रहे हैं, यानी गलत तरीके से घुस रहे हैं, और यहाँ पे चीन गलत तरीके से घुस रहा है कोरियाई प्रायद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गरिया पूजा त्यौहार ऑप्शन बी त्रिपुरा में मनाया जाता है। गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह हर साल बोईसाख नहीं होगा, बैसाख होगा, बैसाख महीने में त्रिपुरी यानी जो बंगाली कैलेंडर हैं उनके हिसाब से मनाया जाता है। इस बार इसे 21 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह त्यौहार 7 दिनों का होता है, 7 दिन तक यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में त्रिपुरा के कोकबोरोक भाषी जनजातियों और हलम जनजातियों अपने भगवान बाबा गरिया की पूजा करते हैं। उन लोग का जो कल बताया था कि मैं बताया था कल कि कोकबोरोक भाषा है जो वहाँ के जनजातीय लोग बोलते हैं, तो उनके एक भगवान हैं बाबा गरिया, उनकी पूजा के लिए मनाते हैं। कौन मनाता है ये देखते हैं। सभी कोकबोरोक भाषी जनजाति जैसे त्रिपुरा, रियांग, नोआतिया ये सब क्षेत्र में पड़ते हैं। हलम जमातिया जनजाति ये सब लोग मनाते हैं। कोकबोरोक त्रिपुरा के बोरोक लोगों और आदिवासी समुदायों की मातृभाषा है। कोकबोरोक जो है वो त्रिपुरा के बोरोक लोगों के आदिवासी मातृभाषा है। कोकबोरोक शब्द जो है वो कोक यानी भाषा और बोरोक मनुष्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मनुष्यों की भाषा। बोरोक लोगों की भाषा को कोकबोरोक बोलते हैं। त्रिपुरी राजाओं का एक इतिहास कोकबोरोक और कोलाम लिपि में लिखा गया है, यानी त्रिपुरा के जो राजा हैं उनका इतिहास कोकबोरोक और कोलाम लिपि में लिखा गया है। ये अलग लिपि होता है। कोकबोरोक को 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ये कल मैं बताया था। त्रिपुरा की 23.97 जनसंख्या द्वारा ये बोली जाती है। हाल ही में आदिवासी साहित्य संस्था ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कोकबोरोक भाषा को शामिल करने की मांग की गई। यह कल की क्वेश्चन थी। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5। फायर सेफ्टी वीक 2025 को कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है ऑप्शन बी 21 से 25 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है और इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने लॉन्च किया है। यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है इस सेफ्टी वीक को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भारत में आग और विद्युत सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। मतलब कि आग और विद्युत से किस तरह से बचा जा सकता है, कोई घटना घटने पे इस तरह की जागरूकता को लोगों को तक पहुंचाने के लिए यह सप्ताह यह जो है लॉन्च किया है। 21 से 25 अप्रैल के बीच जो फायर सेफ्टी वीक है उसके रूप में मनाते हैं। इस अभियान में जागरूक अभियान, सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से आग और विद्युत सुरक्षा के बारे में समझाया जाता है। यानी सेमिनार वगैरह करवाकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि आग और विद्युत से किस तरह से बचा जा सकता है। आइए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का 6ठा क्वेश्चन है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने AI कैरियर फॉर वुमेन पहल किस संस्था के साथ मिलकर शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर शुरू की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं। आइए इसके बारे में अब जानते हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर AI कैरियर फॉर वुमेन कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो टायर 2 और टायर 3 शहरों में आने वाले 20,000 महिलाओं को AI और तकनीकी कौशल से प्रशिक्षित करेंगे। AI का फुल फॉर्म हो गया
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाता है। तो इस तकनीकों का उपयोग करके कौशल प्रशिक्षण देना इसका काम है। उन्हें कैरियर और नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करना, ताकि वे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। भारत में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन सभी डिजिटलीकरण से जुड़ते जा रहे हैं, तो भारत की डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है उसमें जुड़कर उसमें अपना योगदान देने की भूमिका निभाने के लिए, उनको कैरियर देने के लिए यह कौशल विकास स्टार्ट किया गया है। टियर 2 और टियर 3 शहर क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। टियर 2 ये बड़े शहरों से छोटे होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है, पर ये बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली से छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए आगरा, लखनऊ, भोपाल, इंदौर इत्यादि। यह जो है वो महानगर जो होते हैं, यानी कि जो बहुत बड़े शहर होते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये भी फेमस शहर होता है, यानी कि हर चीज़ में सुविधापूर्ण शहर है। उदाहरण के लिए आगरा, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, ये सब बहुत बड़े शहर नहीं हैं, लेकिन हाँ ये बड़े शहर हैं, महानगर नहीं हैं, लेकिन ये महानगर बनने की कगार पे हैं। टियर 3 क्या होता है, ये छोटे शहर होते हैं जिनके पास बुनियादी ढांचा होता है, ये विकास की शुरुआती दौर में होते हैं। टियर 3 में वो वैसा जगह होता है, वैसा सिटी होता है जो छोटे होते हैं फ़िलहाल, लेकिन बुनियादी तौर पर वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो ऐसा शहर है ग्वालियर, जालंधर, देहरादून इत्यादि, ये सब बढ़ रहे हैं। और टियर 1 में जो देश आते हैं, देश कह रहा हूँ, जो शहर आते हैं वो हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, ये सब, चेन्नई हो गया, ये सब टियर 1 में आते हैं। तो इस तरह से टियर 1, टियर 2 करके बांटा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखते हैं। अमेरिका की एक IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था, दोनों ने मिल के किया था। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है, USA में है। इसके अध्यक्ष और CEO वर्तमान में सत्या नडेला हैं। क्वेश्चन 7 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 देखते हैं। हाल ही में RBI ने बैंक खाता स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए नाबालिगों की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की है। तो हाल ही में जो RBI है बैंक है, वो स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए नाबालिगों की आयु सीमा है वो कम रखी गई है, काफ़ी कम रखा है। तो आप लोग बताइए कितना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B, 10 साल, 10 ईयर रखे हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। हाल ही में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन जारी किया जिसके तहत 10 साल या उससे अधिक या उससे ज़्यादा उम्र के नाबालिग एवं स्वतंत्र रूप से अपनी बचत या सावधि जमा खाता खोल और चला सकते हैं। मतलब कि RBI ने बोला है कि 10 साल या उससे अधिक के जो बच्चे हैं, जो स्वतंत्र रूप से अपना बचत खाता रख सकते हैं और उसको चला सकते हैं। सभी बैंकों को यह नियम 1 जुलाई 2025 से लागू करने के लिए बोला गया है। यानी 1 जुलाई 2025 से सभी कोई भी 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे अपना खाता खोल सकते हैं और खुद से चला सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कम उम्र में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, यानी कि कम उम्र से ही उन लोगों को वित्तीय जानकारी हो जाएगी और इकोनॉमिकल जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी, बैंक का लेन देन के बारे में पता चल जाएगा। बच्चों को जिम्मेदार और स्वतंत्र बैंकिंग का अनुभव देना है। बच्चे जिम्मेदार हो जाएंगे, पैसे किस तरह से रखेंगे, पैसे का आदान प्रदान किस तरह से करेंगे, बैंकिंग को वो अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, लोन वगैरह ये सब के बारे में सब चीज़ जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी उनको। तो इसलिए 10 वर्ष से रखा गया है। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, खासकर बच्चों के बीच। तो जो वित्तीय लेन देन ये सब होता है उसमें उसका बढ़ावा देना है, ताकि आजकल जो साइबर क्राइम वगैरह हो रहे हैं तो उन सब से भी ये बच्चे अपने आप को सतर्क रखें, अपने परिवार को सतर्क रखें और ये सब के बारे में जानें। इसलिए खासकर बच्चों के बीच यह शिक्षा दिया जा रहा है और उन लोगों को RBI ने 10 साल तक से ऊपर के बच्चों को वित्तीय खाता खोल सकते हैं। नाबालिगों को इससे क्या मिलेगा, यानी क्या फ़ायदा होगा? अभिभावक की ज़रूरत नहीं होगी। पहला तो ये है कि अभिभावक को ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि आजकल बहुत से स्कूल कॉलेज ये सब में है कि
एडमिशन लेने देने में क्या है कि बैंक का ज़रूरत पड़ता है, तो उन लोग तो बच्चे हैं अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं, उनके खाते से आदान प्रदान वगैरह करते हैं। तो अब अभिभावक की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चे अपने पैसा खुद जमा कर सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं, डिपेंड हो जाएंगे बैंक के पूरा जानकारी उनको मिलेगा और वो अपना बैंकिंग आराम से चला सकते हैं। अभिभावक पे उनको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाबालिगों को सभी सेवाएं मिल सकती है। नाबालिग जो हैं उनको सभी तरह की सेवा मिल सकती हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, चेक बुक, ये सब उनको उपयुक्तता के आधार पर मिल सकता है। यानी कि उनको जो अगर जिनको ज़रूरत होगा उनको मिल सकता है। नेट बैंकिंग हो गया, चेक रखना हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये सब उनको मिल सकता है। तो ये एक अच्छा पहल है आरबीआई का, जो 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं कि वो अपना खाता खोल सकते हैं, नेट बैंकिंग चला सकते हैं, अपना बचत अपने खाते में रख सकते हैं, माँ बाप पे डिपेंड नहीं होना पड़ सकता है, ये सब सुविधा है उनको। पुराने नियम में क्या था ये देखते हैं। पहले नाबालिग अपना खाता तो खोल सकते थे, लेकिन अभिभावक की मदद से, और वही खाता संचालित करते थे। मतलब पहले क्या था कि नाबालिग बच्चे अपना खाता खुलवाते थे, लेकिन अभिभावक उसमें गारंटर के रूप में रहते थे, यानी कि वही चलाते थे। मान के चलें तो अभिभावक ही उस खाता को चलाने वाले होते थे, संचालित करता होते थे। खाते पर नियंत्रण माता पिता या कानूनी अभिभावक के पास होता था। तो अब अभिभावक के पास कानूनी नहीं होगा। जैसे कि पहले कुछ भी काम होता था, पैसा निकालना, ये सब करना है, तो अभिभावक ही करते थे, बच्चे का सिर्फ नाम होता था। नाबालिगों को स्वतंत्र बैंकिंग सुविधा नहीं मिलती थी जब तक कि वह 18 साल के ना हो जाएं। तो पहले मिनी बैंक बोला जाता है, मिनी बैंक में उन लोगों का खाता खुलता था, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बैंकिंग नहीं चलाते थे, अभिभावक ही उनको हर प्रक्रिया को करके देते थे। अब है कि वह स्वतंत्र हो गए हैं, अभिभावक को पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। नई गाइडलाइन के तहत जैसे ही नाबालिग 18 का हो जाएगा, बैंक को संचालन निर्देश और हस्ताक्षर अपडेट करने होंगे। यानी कि जब 18 साल के बच्चा हो जाता था, वो पुराने नियम में बता रहा हूँ कि पहले तो अभिभावक के थ्रू होता था, अभिभावक का सिग्नेचर वगैरह चलता था, लेकिन 18 साल हो जाते थे तो उस बच्चे का सिग्नेचर अपलोड होता था, फिर वो उस वो खाता का संचालक होता था। तो अब वो बंद हो गया है, अपडेट कराने पड़ जाते थे उसको हस्ताक्षर वगैरह, तो अपडेट कराने होंगे। यानी पहले ये नियम था। 18 साल को वयस्कता की आयु कहा गया है। तो जैसे कि भारतीय कानून में भी बोला गया है कि 18 वर्ष से उम्र के बच्चे बालिग हैं, तो 18 साल की उम्र के बाद ही उन लोगों को खाता संचालित करने के लिए दिया जाता था। आरबीआई क्या है, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक जिसे बोलते हैं आरबीआई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ है। तो आरबीआई की स्थापना 1935 को 1 अप्रैल को हुआ था। यह आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा 1934 में वह अधिनियम आया था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया। यह इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, जब भारत आज़ाद हो गया था तब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके स्वामित्व जो हैं वो वित्त मंत्रालय होते हैं, यानी भारत का वित्त मंत्री होते हैं, इसके स्वामित्व होते हैं। इसके गवर्नर जो अभी वर्तमान में हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको भी आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन अन्वेषण का उद्देश्य क्या है। तो आइए इसमें देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन अन्वेषण का उद्देश्य क्या है। तो तेल और गैस भंडार की पहचान के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण को प्रोत्साहित करना है। तेल और गैस भंडार की पहचान के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य कार्य है। इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार ने मिशन अन्वेषण को बढ़ाने की घोषणा की है। मिशन अन्वेषण केंद्र सरकार की एक नई पहल है जिसे वित्तीय वर्ष 2025 में लाया गया है, यानी कि नया आया है। यह मिशन भारत सरकार की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ये सब दोस्तों अभी जो इस साल लागू हुआ है, कोई भी नया चीज़ लागू हो रहा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। वो आपको वर्तमान में या कुछ दिन के बाद का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको डायरेक्ट आने की संभावना है।
इसका उद्देश्य भूकंपीय सर्वेक्षणों के जरिए नए तेल और गैस भंडार की खोज करना है। यानी कि जो भूकंपीय सर्वेक्षण जो होते हैं, जो इसके सर्वेक्षणकर्ता जो होते हैं, इनके जरिए नए तेल और गैस भंडार की खोज करने के लिए कि कहाँ पे तेल निकलने वाला है या गैस का भंडार कहाँ पे है, इसकी खोज करने के लिए यह पहल चलाई गई है। ये इस योजना के तौर पर ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को शामिल किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। मिशन अन्वेषण क्या है? इसकी शुरुआत 2025 के लिए हुई है। अभी यह 2026 तक चलने वाला है, लेकिन इसे 2027 तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि बोला गया है कि 2026 तक चलेगा, लेकिन पूरा नहीं होने पर 2027 तक चलाया जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। कुल बजट इसमें है जो 2 साल के लिए रखा गया 720 करोड़ रुपया, 2 वर्ष के लिए रखा गया 720 करोड़ रुपया। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 85% आयात करता है। यानी कि भारत का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो काफ़ी कमज़ोर है। 85% हम लोग को आयात करना पड़ रहा है, यानी कि किसी और देश पे डिपेंड होना पड़ रहा है 85%। घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने से निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। घरेलू तेल और जो गैस उत्पादन है वो अगर भारत के पास पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और किसी और देश पे जो 85% हम लोग निर्भर कर रहे हैं वो निर्भरता कम हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाया वंदना योजना हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। वाया योजना हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने शुरुआत की। दिल्ली में 28 अप्रैल से आयुष्मान वाया वंदना योजना शुरू होने जा रही है। इसे 28 अप्रैल को स्वास्थ्य कार्ड देकर शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत 70 साल और उससे अधिक उम्र वालों प्रति वर्ष 50 साल का मुफ्त अस्पताल उपचार दिया जाएगा। यानी कि उसमें बोला गया है कि जितने भी 70 वर्ष के जो भी बुजुर्ग होंगे उनको हर साल 5 वर्ष तक वह अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में जो उससे लिंक रहेगा उस अस्पताल में आप इलाज करवा सकते हैं। यह योजना आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत आता है। योजना है आयुष्मान भारत के तहत आता है, जिसमें बोला गया है कि 70 साल के कोई भी बुजुर्ग रहेंगे वो 5 लाख तक अपना इलाज करवा सकते हैं। 70 साल से ऊपर वाले को बिना कार्ड के भी हो जाएगा, और जिनके पास कार्ड है वो कितना भी वर्ष के हैं उनको इलाज 5 लाख का हर साल दिया जाता है। दिल्ली में अब क्यों लाई जा रही है? दिल्ली में अब क्यों लाई जा रही है इसके बारे में देखते हैं। अब तक दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना नहीं थी, यानी कि दिल्ली में नहीं थी क्योंकि दिल्ली में खुद की योजनाएं थी, जैसे दिल्ली आरोग्य कोष। दिल्ली में इससे अभी तो भाजपा सरकार है, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तो उस समय वहाँ दिल्ली में दिल्ली आरोग्य कोष चल रहा था। दिल्ली ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लॉन्च किया। इसके बाद इसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं भी लॉन्च की जा रही है। यानी कि भाजपा सरकार आई है तो ये अपना योजना आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू कर रही है। आयुष्मान वाया वंदना योजना क्या है देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के अंतर्गत योजना है। यह 29 अक्टूबर 2024 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई 28 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें 70 साल और उससे अधिक उम्र वालों को प्रतिवर्ष 5 लाख का मुफ्त अस्पताल उपचार दिया जाएगा। इसमें पैसा नहीं दिया जाएगा, आप अपना इलाज करवाते हैं। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो इलाज करवाते हैं तो उनको अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानी जाती है। आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। यह एक स्वास्थ्य योजना है
इसे पीएम मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत योजना चल रही है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लागू किया था। इसका जो मंत्रालय है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके जो हेड होते हैं वो हैं। योजना की मुख्य विशेषता, स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है इसमें, यानी कि एक परिवार को 5 लाख तक बीमा दिया जाने लगा। इसमें 10 करोड़ गरीब परिवार, लगभग 50 करोड़ लोग शामिल हैं, यानी कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत जोड़ा गया। 25-26 के केंद्रीय बजट में 9,406 करोड़ का आवंटन दिया गया, यानी कि 9,406 करोड़ अलॉटमेंट दिया गया इस योजना के तहत। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बैंकों की तरलता संकट से निपटने की क्षमता को मापने वाला टूल है यह। इसके बारे में अब देखते हैं हम लोग। हाल ही में RBI ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR के लिए नए नियम लेकर आई है। इस नियम में 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें RBI ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के लिए 2.5 का रन ऑफ रेट रखा है, जो कि 5% से कम है, जिसका विरोध बैंक कर रहे थे। RBI ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग पर जो है वो इंटरेस्ट रेट रख दिया है, जो कि 2.5% आपको देना पड़ जाएगा, जो कि 5% से कम है, जिसका विरोध बैंक कर रहे थे। इसका बैंक है जो विरोध कर रहे थे पहले। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है यह देखते हैं। यह बैंक के लिए एक नियम है जो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि उनके पास 30 दिनों के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल संपत्ति है, ताकि वे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी अल्पकालिक देनदारियों को पूरा कर सकें। इसका मतलब है कि बैंकों को अपनी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी या आसानी से नकदी में बदलने वाली संपत्ति रखनी होती है। यह नियम बेसल III समझौते का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्यों जरूरी है? यह बैंकों को अल्पकालिक तरलता जोखिमों से बचाने में मदद करता है। यह वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। यह जमाकर्ताओं को विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। तो ये था दोस्तों अब तक का 10 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं रिवीजन की ओर। इसको हम लोग तेज़ी में खींचेंगे। 10 क्वेश्चन जो कल का था, जो हम लोग पढ़े हैं, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब इसके ऊपर देखते हैं। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किस देश के फोटोग्राफर को मिला? तो ये हो जाएगा फ़िलिस्तीन। इसका सही आंसर फ़िलिस्तीन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा पोलो वॉल्ट, यानी कि जो डंडा के सहारे उस तरफ छलांग लगा के जाया जाता है, वो हो गया। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी नए प्रधानमंत्री कौन बन के आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूरो मैकुट। ड्यूरो मैकुट हैं जो नए प्रधानमंत्री के रूप में बन के आए हैं। कोकबोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। कोकबोरोक किस राज्य में बोली जाती है? तो त्रिपुरा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ITU का मुख्यालय कहाँ है? ITU का मुख्यालय है जनेवा में। इसके जो महानिदेशक भी हैं, वो महानिदेशक के उम्मीदवार हैं भारत के तरफ से, वो हैं M रेवती। ITU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। हाल ही में यूनेस्को ने कितनी साइटों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। 8 नंबर में आते हैं कल का क्वेश्चन। स्कारबोरो शोल किस महासागर में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा साउथ चाइना सी में स्थित है यह, जिसका चाइना का कहना है कि
ये सॉरी ध्यान में नहीं आ रहा, काफ़ी थक गया हूँ। फ़िलिस्तीन नहीं, कोई और कोई कंट्री है उसके बारे में बोल रहा है कि ये घुसपैठी कर रहे हैं। हेल्ड इनिशिएटिव किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया? तो हेल्ड इनिशिएटिव शुरू किया गया है हमारे होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से शुरू किया गया है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 पुरुष में किसे चुना गया? तो पुरुष में चुना गया है जसप्रीत बुमराह को, और महिला में चुना गया है हरमनप्रीत नहीं, महिला में चुना गया है, महिला में चुना गया है इनको, कौन, भारत के ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदाना को चुना गया है महिला के रूप में। तो ये थी दोस्तों 25 तारीख का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन। आशा है आप लोग को पसंद आया होगा। मिस्टेक तो होती ही रहती है, उसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। कोशिश करते रहूँगा कि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहूँ, आप लोग को क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए कंटेंट अच्छा देते रहूँ। मेरा बोलने में ये सब में थोड़ा सा तकलीफ़ आता है, ऑनलाइन लेने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है, नया अभी इस लाइन में आया हूँ तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा। लेकिन आप लोग बोलने ये सब पे मत जाइए, आप लोग देखिए कि हमारा कंटेंट कैसा है। आप लोग को जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो परमानेंट क्वेश्चन है। मेरा भाषा तो अभ्यास करते करते सुधर जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा बोलने में परेशानी होती है। ऑफलाइन के बच्चों से मुझे बढ़िया रहता है बातचीत, वो घरेलू लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ, तो इसलिए ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। उसको आप लोग इग्नोर करके चलें, और आप लोग जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करें। क्वेश्चन आप लोग को अच्छा देने का कोशिश करते रहूँगा, और आप लोग का जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आप लोग को आएगा। करंट अफेयर का ये अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग के लिए। जल्द ही मैं बहुत ही अच्छा जीके का क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन से आप लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। उस पर अभी काम चल रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है दोस्तों। उसको बनाने में, हर तरह का मैनेजमेंट करने में अभी काम चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग के लिए लाऊंगा, तो आप लोग उसका उपयोग करके बहुत एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब बात को बहुत बढ़ाने से अच्छा है अब विदा लिया जाए। आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी मैं अब करता हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से रहें, अच्छा से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।